अच्छा, हमारी थ्योरी की बुक के अकॉर्डिंग जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है ना, वो है लंग कैंसर। जो बच्चे निमोनिया का पूछ रहे हैं ना, निमोनिया हम क्योंकि नसीम शहजाद फॉलो कर रहे हैं, उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और मुझे खुद भी ये बेटर लगा। निमोनिया आपका लंग डिजीज़ में आता है, लेकिन उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो होती है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। ठीक है, उसके लिए आपको सारे ऑर्गेनिजम्स याद करने पड़ने हैं, उन सब के स्प्यूटम की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़नी है, वो आपके लिए बहुत सैचुरेटिंग हो जाएगा। यहाँ मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन डिटेल में हम उसको माइक्रो के साथ ही करेंगे। अभी हम लंग कैंसर्स करते हैं और लंग कैंसर्स को रैप अप करते हैं। हमारे जो लंग कैंसर्स है ना, लाइक एनी अदर कैंसर, लंग एक ऑर्गन है, इसके अंदर कैंसर जब डेवलप होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स की वजह से। इसमें जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर है ना, वो आपका स्मॉल सेल कैंसर है। स्मॉल सेल कैंसर को जो है दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक ओट सेल कैंसर जो मेन इसका टाइप है, दूसरा है कंबाइंड स्मॉल सेल, यानी जिसमें इसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लंग कैंसर्स की दो डिवीजन्स हैं उसकी हिस्टोलॉजी पे, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल जो होता है उसमें ओट सेल कैंसर होता है या कंबाइंड स्मॉल सेल होता है। ये जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है ना, ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स से आता है। इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाता है, वो पूछा जाता है क्लचिट्स्की सेल्स का। ये क्लचिट्स्की सेल्स बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होते हैं एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। ठीक है, ये जो एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होते हैं ना, ये आपके कैटेकोलामीन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, अमंग अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, उन्हीं एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, बेसिकली ये हमारे कैटेकोलामीन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, यही एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स जिस जिस जगह पर होते हैं, इनका उस जगह के अकॉर्डिंग नाम होता है। जब ये लंग्स में आते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्लचिट्स्की सेल्स। इन क्लचिट्स्की सेल्स की जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि बेसिकली लंग का स्मॉल सेल कैंसर क्या है। ये जो स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग है ना, इसको जब हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है कि ये लंग के अलावा और सिस्टम्स में भी अफेक्ट करता है। ठीक है, जब इसको नियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये कंबाइंड स्मॉल सेल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एसोसिएशन होती है ACTH के साथ। मैं रिपीट करती हूँ, लंग कैंसर, लंग्स का कैंसर, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है हिस्टोलॉजी की बेस पे, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। ठीक है, स्मॉल सेल का दूसरा नाम ओट सेल कैंसर भी होता है। सही है। अब कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो स्मॉल सेल कौन से सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से हो सकता है, ये कोई बता सकता है? स्मॉल सेल, अभी मैंने बताया कौन से सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से स्मॉल सेल कैंसर होता है। टेराक्रोमेटिन सेल्स। हाँ, उनका नाम क्या होता है? क्लच की सेल। हाँ, अब बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में ना हर जगह पर एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स हैं। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि कैटेकोलामीन्स, पेप्टाइड्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। ये सेल्स जब लंग्स के अंदर होते हैं ना, तो उसको क्लचिट्स्की सेल्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब है कि हार्मोनल जो हमारी एंडोक्राइनोलॉजी है ना, उसके फंक्शन में हमने वहाँ पे ये पढ़े भी हुए हैं क्रोमेफिन सेल्स। ये सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है ना, तो उस कैंसर को हम कहते हैं स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग। ठीक है, जब ये स्मॉल सेल कैंसर लंग के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन करता है, तो उसको हम कंबाइंड स्मॉल सेल कहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ये क्या करता है, ये कुशिंग सिंड्रोम कराता है। ACTH ये हमने जो है एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हार्मोन्स के साथ पढ़ा हुआ है। ACTH की मैनिफेस्टेशन करवाता है, ADH की सिक्रीशन करवाता है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम करवाता है। ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं कंबाइंड स्मॉल सेल कैंसर। यहाँ तक स्मॉल सेल समझ आ गया? स्मॉल सेल आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। यही एक कैंसर कह लो कि जो लंग में से आता है।
ठीक है, इसकी पैरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशंस याद करनी है। एक ACTH यानी कुशिंग, ये भी आपकी रफ़ीउल्लाह में बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है, ये वहां से याद करना। एक ACTH, एक ये करवाता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, एक लैम्बर्ट ईटन करवाता है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है, ये 3 चीजें करवाता है। ट्रीटमेंट सारे कैंसर्स की रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी है। यहां तक सबको समझ आ गई है? अब जो हमारा दूसरा कैंसर है ना, वो है हमारा नॉन स्मॉल सेल कैंसर, ठीक है। नॉन स्मॉल सेल कैंसर जो होता है वो आपका होता है 3 टाइप्स में डिवाइड, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है ना, वो होता है KRAS जीन की म्यूटेशन की वजह से। हमने अभी पढ़ा ना कि कैंसर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, इसमें तो हमारे पास क्लचिस की सेल्स थे, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है कि जीन होती है जो लंग की ही नॉर्मल जो ग्रोथ होती है ना उसको एनहेंस करवाती, KRAS जीन, ठीक है। जबकि जो आपका स्क्वेमस सेल होता है ना, वो होता है P53 की म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। इसकी म्यूटेशंस वैसे कम ही पूछते हैं, लेकिन आपको आपकी नॉलेज और थ्योरी के लिए पता होना चाहिए। स्क्वेमस सेल में क्या होता है कि आपके पास ना केराटिन पर्ल्स आते हैं। स्क्वेमस सेल का जब भी क्वेश्चन आता है ना, वो स्पेसिफिकली लंग्स के हवाले से नहीं आता, वो आपसे बस ये पूछते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल का क्या फीचर है, तो इसका फीचर है केराटिन पर्ल्स। केराटिन पर्ल्स इंटरसेलुलर ब्रिजेस या फंजी फॉर्म ग्रोथ होती है स्क्वेमस सेल कैंसर में। हाँ जी, P53 स्क्वेमस सेल में KRAS जो है ये आता है आपका एडिनोकार्सिनोमा में। ये बेसिकली जीन्स होती हैं, ये जीन्स डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ करवाती हैं। जब इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है ना, तो ये जीन्स जो होती हैं ये एबनॉर्मल ग्रोथ कराना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो वेरिएंट आता है कैंसर का। अब जो वो वेरिएंट होता है ना, उसके हिस्टोलॉजी के फीचर्स पे हम किसी को एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, किसी को स्क्वेमस सेल कहते हैं। स्क्वेमस सेल को स्क्वेमस सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आपको केराटिन पर्ल्स मिलते हैं, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है, आपको स्कारिंग मिलती है, प्लूरल पकरिंग मिलती है, ठीक है। और जो लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है ना, वो स्टैगर्ड ग्रोथ वाला होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पुअर प्रोग्नोसिस होता है और पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। इसमें अब इनकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन सुन लो, ठीक है। ये कैंसर्स लंग से शुरू हुए, लंग को अफेक्ट किया, ठीक है, पर किसी का कैंसर अनट्रीटेड रह गया है, बॉडी में और जगह भी फैल गया है, तो वो क्या करेगा। एडिनोकार्सिनोमा जो है ना, वो एंडोकार्डाइटिस भी करवाता है, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस भी करवाता है, ठीक है। स्क्वेमस सेल कैंसर जो है, इसका सवाल आता है सबसे ज़्यादा। अगर आपको नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में से किसी का सवाल आता है, तो वो आपको आता है स्क्वेमस सेल कैंसर का। अदरवाइज आपको ओट सेल कैंसर का क्वेश्चन आता है कि ओट सेल कौन सा हार्मोन इंक्रीज कराता है, ओट सेल की एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या मैनिफेस्टेशंस है, और ओट सेल में कौन से जो हैं वो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये 3 सवाल ओट सेल के आते हैं। स्क्वेमस सेल का आता है केराटिन पर्ल्स होते हैं इसमें, P53 की म्यूटेशन होती है, और ये हाइपरकैल्सीमिया कराता है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। पैराथायरॉयड हार्मोन को इंक्रीज नहीं कराता, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड एक अलग से चीज़ है, ठीक है। पेपर में अगर किसी ने ये क्वेश्चन देखा हो पास पेपर्स का, तो एक चीज़ होती है PTHRP, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। That is not parathyroid hormone, that is parathyroid hormone related peptide. It is another form of protein जिसका फंक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह ही है। पैराथायरॉयड हार्मोन को ही ये इंक्रीज करवाता है, लेकिन बस इसकी कंपोजिशन कह लो कि डिफरेंट है। तो जो आपका स्क्वेमस सेल कैंसर होता है ना, वो इसके थ्रू हाइपरकैल्सीमिया कराता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है?
ठीक है, अगर यहाँ तक सारे क्लियर है ना, तो इसके बाद हम एक जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं निमोनिया का। और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने हमारा हार्ट की जो एनाटमी है ना वो कवर करनी है। निमोनिया बेसिकली क्या है कि निमोनिया आपके पास जो है ना वो इन्फ्लेमेशन है आपकी लंग की, ठीक है, यानी एक लंग रिलेटेड डिजीज है। Extracellular manifestation of squamous cell cancer is hypercalcemia. Hypercalcemia is done by increasing parathyroid hormone related protein. ठीक है। अच्छा, निमोनिया बेसिकली क्या होता है? निमोनिया एक इन्फेक्शन होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयर सैक्स की, और लंग अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकता। निमोनिया को ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और एटिपिकल में। एटिपिकल क्यों कहते हैं? एटिपिकल कहते हैं कि एटिपिकल टाइप का ही बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मल बैक्टीरिया से जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया अगर निमोनिया कॉज करता है तो उसको एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया में आपके पास वेराइटीज आ जाती हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज की। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको कम्युनिटी सेटिंग्स में मिलते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड सेटिंग्स में मिलते हैं, ठीक है। उसमें भी स्टेफाइलोकोकस का या स्टेफोरियस एक वेरिएंट होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का, वो मिलता है आपको, ठीक है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड करवाते हैं। अगर हॉस्पिटल सेटिंग में होगा तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, कम्युनिटी सेटिंग में होगा तो कम्युनिटी एक्वायर्ड। उसी तरीके से वायरस होते हैं, कुछ फ्लू रिलेटेड वायरस होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। और एक अभी हमारे पास पेंडेमिक के दौर में ना सबसे नया वायरस आया है सार्स कोविड वायरस, ठीक है। सार्स कोविड अब सीपीएसपी के पेपर में भी आता होता है, पूछ लेते होते हैं वो कि कोविड वायरस का जो सार्स वेरिएंट है वो कौन सा है, वो टाइप 2 है, ठीक है। हाँ, सार्स कोविड 2 इसका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि वो वेरिएंट पूछ लेते हैं आपसे कि ये टाइप 2 कौन सा है। उसके बाद लास्ट आपके पास आता है फंगल। तो फंगल में भी हम उसको कैटेगराइज कराते हैं ऑपर्चुनिस्टिक और एक्सपोजर रिलेटेड में, ठीक है। ट्रीटमेंट इनकी इनकी कॉज के अकॉर्डिंग होती है। अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, वायरल है तो एंटीवायरल देंगे, फंगल है तो एंटी फंगल देंगे। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इधर इसलिए नहीं जा रही कि उसके लिए सारी बैक्टीरियोलॉजी समझनी पड़नी है, वायरोलॉजी समझनी पड़नी है, फंगोलॉजी, माइकोलॉजी समझनी पड़नी है। तो वो सारा हम माइक्रोबायोलॉजी में कवर करेंगे, ठीक है, रेदर देन कि हम उसको इधर करके सैचुरेट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक हमने हमारी पल्मोनोलॉजी कर ली हुई है। जितने पल्मोनोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हमारे नसीम शहजाद में थे वो हमने कर लिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपने रफ़ी उल्लाह में से करने हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे हार्ट पे। बेसिकली जो आपका हार्ट है ना वो भी आपकी थोरेसिक कैविटी का ही पार्ट है, ठीक है। हमारी थोरेसिक कैविटी में खाली हमारे पास लंग्स नहीं थी, हमारे पास एक और ऑर्गन भी था, वो हार्ट था, जो हमारी ये सारी सर्कुलेशन को पंप करता था और लंग्स तक लेके जाता था और एयर को प्यूरिफाई करवा के फिर दोबारा सारे ऑर्गन्स तक लेके जाता था। अब जो हमारा हार्ट है ना वो हमारी बॉडी में पड़ा कैसे होता है? इस हार्ट के बाहर ना हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। जैसे लंग्स की लेयर को हमने प्लूरा कहा था ना, हार्ट के बाहर की जो लेयर होती है ना उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये जो पेरिकार्डियम है ना ये आपके पास एक फाइब्रस सैक होती है, ठीक है, जो हार्ट और उसकी ग्रेट वेसल्स को इनक्लोज करती है और हार्ट को मीडियस्टाइनम के अंदर स्टेबल रखती है। कोई मुझे बता सकता है हार्ट कौन से मीडियस्टाइनम के अंदर होता है? ये हमने लंग्स में किया है। हार्ट किस मीडियस्टाइनम में लोकेटेड होता है? मिडल मीडियस्टाइनम में, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियम है ना इसको हम दो लेयर्स में डिवाइड करते हैं,
ठीक है, एक हम इसको करते हैं फाइब्रस लेयर में डिवाइड और दूसरा हम इसको करते हैं सीरस लेयर में डिवाइड। जो पेरिकार्डियम की फाइब्रस लेयर होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास इसकी बाहर की लेयर होती है जो अटैच होती है स्टर्नम के साथ और बनाती है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ठीक है, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट के थ्रू जो अटैच होती है बाहर वाली लेयर, उसको हम फाइब्रस लेयर कहते हैं। फिर उस फाइब्रस लेयर के बाद, ये बाहर वाली फाइब्रस लेयर के बाद, ठीक है, हमारे पास एक आती है लेयर जिसको हम कहते हैं सीरस लेयर। उस सीरस लेयर की दो डिवीजन्स होती हैं, ये ग्रीन और ब्लू कलर में, विसरल और पेराइटल। जो पेराइटल लेयर होती है ना, वो आपकी बाहर की लेयर होती है। ठीक है, जो ग्रीन ये बाहर नजर आ रही है, ये हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम है। इसको सप्लाई करती है फिरेनिक नर्व और ये पेन सेंसिटिव होती है, यानी जो आपको पेन होती है ना, कार्डियक पेन या कोई भी पेन, वो हमें होती है पेराइटल पेरिकार्डियम की वजह से, और इसकी जो सप्लाई है दैट इज फिरेनिक नर्व। पी फॉर पेराइटल, पी फॉर फिरेनिक, आपने इसकी नर्व सप्लाई याद करनी है और ये याद होना चाहिए आपको कि ये पेन सेंसिटिव है। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है ना, विसरल लेयर, दैट इज नॉट पेन सेंसिटिव, उसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, वो हार्ट के साथ जाके कनेक्ट होती है, उसको सप्लाई करती है वेगस नर्व। सप्लाई याद होगी है, पी फॉर पेरिकार्डियल, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर फेरेनिक। ठीक है, वी फॉर विसरल, वी फॉर वेगस। ये आपकी पेरिकार्डियम यानी हार्ट की जो बाहर की लेयर है ना, कवरिंग, उसकी सप्लाई है। अब इस सप्लाई के बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है ना, ये एक स्पेस होती है दोनों लेयर्स के दरमियान में, जिसकी वजह से ये दोनों लेयर्स आपस में नहीं जुड़ती और ये एक एक्स्ट्रा कुशन होता है, कह लो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्योंकि हार्ट हमारा ना बहुत सेंसिटिव है। हार्ट चल रहा है तो सारा कुछ चल रहा है। ब्रेन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ट टू कीप यू अलाइव। ठीक है, तो उसको एक एक्स्ट्रा कुशन लेयर देते हैं इस स्पेस के थ्रू, के स्पेस में एयर होती है और ये जो स्पेस होती है ना, ये इन दोनों पेरिकार्डियम्स को सेपरेट करती है। ठीक है, ये अब हमने हार्ट की बाहर वाली एक लेयर की है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। फाइब्रोसीरस लेयर है जो कि हार्ट को और उसकी ग्रेट वेसल्स को इनक्लोज करती है। उसके बाद मिडल मीडियास्टाइनम के अंदर ये होती है कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसकी जो मैम डॉक्टर फायदा पूछती हैं कि क्लास कितनी देर में एंड होगी? बस सिर्फ मुझे 10 मिनट्स और लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आज सिर्फ हमने इसका छोटी सी ओवरऑल एनाटमी करनी है, ये आपके 10 मिनट्स में हो जाएगा। अच्छा, ये ब्लड सप्लाई लेता है पेरिकार्डियोफेरेनिक, ब्रोंकियल और एसोफेजियल आर्टरी से, पेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, जो हमारे थोरेक्स के स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनकी जो ब्लड सप्लाई है ना, वही सारी सप्लाई जो है वो हमारी पेरिकार्डियम की है। अब हम आ जाते हैं हमारे हार्ट पे। ठीक है, मेन जो हमारा ऑर्गन है ना, वो हमारा हार्ट है। इस हार्ट की भी ना हमने लेयर्स डिवाइड की होती हैं, बाहर से लेके अंदर तक। जो आपके हार्ट की लेयर्स है ना, जो बाहर वाली लेयर है, उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। फिर उसके बाद आपकी विसरल लेयर आ जाती है, उस विसरल लेयर को हम कहते हैं आउटर विसरल लेयर। ठीक है, और एक फिर हमारे पास इनर लेयर आती है, मिडल लेयर, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, दिस इज मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, वो आपके पास होती है एंडोकार्डियम। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? एपिकार्डियम बाहर वाली लेयर है, उसका फंक्शन क्या है कि उसका फंक्शन है आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना। जो मिडल लेयर है ना, मायोकार्डियम, उसके अंदर लोकेटेड होता है आपका एसए नोड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसए नोड की अक्सर वो पूछ लेते हैं लोकेशन। तो एसए नोड इज लोकेटेड इन द मायोकार्डियम ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर आ जाती है। मायोकार्डियम की यही सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर ना एसए नोड होता है।
जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना एंडोकार्डियम, ये सबसे पतली लेयर होती है। इसमें आपका हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है। यानी ये जो परकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, ये सारा कुछ होता है ना, ये हमारा एंडोकार्डियम में होता है। इसमें हम एक चीज़ करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं सब एंडोकार्डियम में। सब एंडोकार्डियम के अंदर आपका कंडक्टिंग सिस्टम होता है। इसको कहीं पे लिख लो, ये एमसीक्यू का सवाल है, ठीक है। और सब एंडोकार्डियल सिस्टम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो सब एपिकार्डियम होता है। ऐसे नोट सब एपिकार्डियम में होता है, और ये जो होता है सब एंडोकार्डियम, इसमें कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे कॉमन साइट ऑफ इस्कीमिया अगर हम हार्ट की लेयर्स में पूछेंगे ना, तो फिर वो आपके पास आएगा एंडोकार्डियम। सबसे ज़्यादा प्रोन टू इस्कीमिया हार्ट की अंदर वाली लेयर होती है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेसल्स होते हैं, और इसके अंदर ड्यूरिंग सिस्टली कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। मतलब एक पॉइंट आता है ना जब हार्ट अपना सारा ब्लड जो है वो बाहर ऑर्गन्स को भेज रहा है, उस पॉइंट पर इसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए हैं। एसए नोड जो है वो आपका मायोकार्डियम में है, ठीक है। एपिकार्डियम मोस्ट वल्नरेबल टू एंडोकार्डियम मोस्ट वल्नरेबल टू इस्कीमिया है। नो ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग सिस्टली, और इसके अंदर कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का। अच्छा, हमारा जो हार्ट है ना, जो हमारी बॉडी में जिस तरीके से पड़ा होता है, ठीक है, उसमें हमारा हार्ट डिवाइड हो जाता है सरफेसेस और बॉर्डर्स में। ये जो सरफेसेस और बॉर्डर्स है ना, ये आपने SK17 मिनी किसी सबके पास ही होगी SK17 मिनी। जो SK17 मिनी है ना, उसके पहले पेज पे ही ये सवाल दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, सरफेसेस ऑफ हार्ट आ जाती हैं। सबसे अच्छा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना कहीं से याद करना, तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। चीज़ें वही हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, इन पिक्चर्स में भी सेम चीज़ है, बुक में भी सेम चीज़ है, लेकिन वर्डिंग का डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। कई दफ़ा वो आपसे पूछ लेता है एक्सरे पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, कई दफ़ा वो आपसे खाली बॉर्डर पूछ लेता है, कई दफ़ा वो आपसे सरफेस पूछ लेता है। ये 2-3 वर्ड्स हैं, बॉर्डर, सरफेस और एक्सरे, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है ना, या इसको कह लो कि इसको सही तरीके से जो अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, वो उस बुक के एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। वरना आप जहाँ से भी आपको बेहतर लगता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक छोटी बुक बता दी है कि इसके इस पेज पे ये वाली चीज़ है, ठीक है। मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी उसकी पिक्चर। अभी हम इसको हार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट हमारी बॉडी में पड़ा होता है ना, वो इस तरीके से पड़ा होता है, ठीक है। उसकी एंटीरियर सरफेस होती है, लेफ्ट सरफेस होती है, पीछे की तरफ बेस होती है, और नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस होती है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स करते हैं। जो बॉर्डर्स ऑफ हार्ट है ना आपके पास, वो हैं ये लाइनिंग्स, ये, ठीक है। एक बॉक्स की तरह हम इसको बनाते हैं। राइट बॉर्डर पे आपके पास राइट एट्रियम है, लेफ्ट बॉर्डर पे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है। जो नीचे वाला बॉर्डर है ना, उस पे राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट साइड का बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर ये रट्टा है, इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ना है, ठीक है। जो एपेक्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर रट्टा ही मारना है ना, तो उस बुक से मारो जिसमें से पता है कि इसमें से MCQ आ जाना है। उससे क्या होगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा ये नहीं फील होगा कि हमारे ये भी याद करने वाला है और हम अब इसको कैसे याद करें, ठीक है। ये हमने बॉर्डर्स कर लिए, ये पिक्चर्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब हम इसकी सरफेसेस कर रहे हैं। जो हार्ट की एंटीरियर सरफेस है ना आपके पास, वो बनती है राइट वेंट्रिकल से
2/3। आपने इसको राइट वेंट्रिकल ही याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रहने दो। मेजर पोर्शन जो है ना वो राइट वेंट्रिकल से बनता है। जो हार्ट की बेस है वो लेफ्ट एट्रियम से बनती है, लेफ्ट सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है, और जो एपेक्स है ना वो उसकी टिप से बनती है। इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट जो है ना वो आपकी 2/3 लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है। अब हम आ जाते हैं हार्ट की इनर्वेशन पे। ठीक है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना वो हम इसके फिजियोलॉजी के साथ ही करेंगे। एनाटमी में हम सिर्फ इसकी जो है ना कार्डियक प्लेक्सस से इसकी नर्व सप्लाई करते हैं। हार्ट की ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, एक सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, यानी दोनों तरफ से इसको आती है। ठीक है, जो हमारी हार्ट की ब्लड सप्लाई है ना उसको कलेक्टिवली हम कार्डियक प्लेक्सिस कहते हैं। जो सिंपथेटिक होती है ना वो तो कार्डियक प्लेक्सिस की ही चेन से आती है, वो होती है सुपीरियर सर्वाइकल ब्रांच से। सुपीरियर सर्वाइकल ब्रांच से आती है हार्ट की सिंपथेटिक सप्लाई, और जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है ना वो आपको आती है वेगस नर्व से। यहाँ तक हमारे हार्ट की एनाटमी हो गई है। मुझे पता है मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी कराया है, इसको हम कल फिजियोलॉजी के साथ जो प्लेक्सेस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। जो आपके लिए याद रखने वाली चीज़ें हैं ना जिन पे आपने आज फोकस करना है हार्ट की एनाटमी में, हार्ट की सरफेसेस और बॉर्डर्स आपने करने हैं। सबसे अच्छी बुक आपके पास या तो AA का एक्सप्लेनेशन कर लो, या SK17 मिनी के पहले ही पेज पे ना ये आपको दिए हुए हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। बेहतर ये है कि एक साइड पे बॉर्डर्स लिखो, बॉर्डर्स याद करो, और एक साइड पे सरफेसेस लिखो और सरफेसेस याद रखो। ठीक है, यहाँ तक मैं आज का लेक्चर हमारा एंड कर रही हूँ।